खुश आमदेद कहते हैं आपको यूनिट 8 के वीडियोस के साथ। हमारा डिस्कशन जो है जारी है क्लास 9th पार्ट 1 की जो बुक है मैथमेटिक्स की, उसमें हम यूनिट नंबर 8 के वीडियोस शुरू कर रहे हैं। अब यूनिट नंबर 7 के अंदर हमने ज्योमेट्री की बहुत सारी नोटेशंस, बहुत सारी जो नई टर्म्स इसमें हमने सीखी हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे यूनिट 8 के अंदर। यूनिट 7 के अंदर हमने पोस्टुलेट्स, कुछ कुल्ली कायदे हैं जो ज्योमेट्री के अंदर सब तस्लीम करते हैं, उनको भी हमने देखा और उनको हम इस्तेमाल करेंगे। और बहुत सारे नए जो मसाइल हैं या जिनको इंग्लिश में थ्योरम्स कहते हैं, और उनको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उन थ्योरम्स को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन की मदद से कि जो हमने यूनिट नंबर 7 के अंदर सीखी है। तो इस यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, यूनिट 8 के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो हैं ज्योमेट्री के बारे में वो हमें दिए जाएंगे और उनके प्रूफ्स जो हैं वो हमें दिखाए जाएंगे। और हम जो है इस पूरे जो लेक्चर है और इस यूनिट के जितने तमाम लेक्चर्स हैं उसमें ये कोशिश करेंगे कि उन स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करें और ये देखें कि उनको किस तरह से प्रूव किया जाता है, किस तरह से साबित किया जाता है कि वो स्टेटमेंट्स जो हैं या वो जो चीज़ें बताई गई हैं उन स्टेटमेंट्स के अंदर वो किस तरह से सही साबित की जा सकती हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर यूनिट नंबर 8 की वीडियोज़ के अंदर बहुत सारे प्रूफ्स होंगे। अगर आप कोशिश करें कि उन प्रूफ्स को जो है साथ साथ ख़ुद भी हल करते जाएं और वीडियो को जहाँ पर आपकी कोई बात समझ में नहीं आती उसको वहाँ पर पॉज कर लें या रिवाइंड करके दोबारा से सुनें। बुक को साथ साथ देखते रहें, उसके अंदर ज़्यादा फॉर्मल, ज़्यादा तफसील के साथ बाज़ स्टेप्स जो हैं वो दिए गए। उम्मीद है कि अगर ये प्रूफ्स जो हैं वो आपकी समझ में आ गए तो ज्योमेट्री के अंदर कोई भी स्टेटमेंट जो है अगर वो दिया गया होगा जो इन थ्योरम्स के अंदर की जो बुक में है, अगर उनमें शामिल नहीं भी है, तब भी आप उसे प्रूव या डिसप्रूव, यानी अगर वो गलत स्टेटमेंट है तो आप ये साबित कर सकते हैं कि ज्योमेट्री के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है। तो चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रूफ्स जो हैं या सबूत जो हैं वो किए किस तरह से जाते हैं। आपकी बुक में दो मुख्तलिफ तरीक़े जो हैं प्रूफ्स के, उनको इब्तिदा में शुरू में जो है वो डिस्कस किया गया है। उनमें से एक तरीक़ा हम यहाँ पर तेज़ी के साथ जो है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसका सिर्फ आपको हम एक जायज़ा पेश करेंगे कि किस तरह से ये मेथड जो है वो काम करता है। इसको मेथड ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस या उर्दू में तहलीली और तरकीबी तरीक़ा कहते हैं। इसमें दो चीज़ें की जाती हैं, मसलन एक एनालिसिस है और दूसरी जो है वो सिंथेसिस है। ये दोनों एक दूसरे से यूँ समझ लें कि एक ऑपोजिट, यानी एक चीज़ में हम एनालिसिस के अंदर चीज़ों को जो है हम वो उसके मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। तहलील, जिसको उर्दू में तहलील कहा जाता है, कि अज्जा के अंदर उसको जो है वो तकसीम किया जाता है। एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर हम जो है वो ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, हत्ता कि हम एक ऐसी जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम इतनी छोटी है, इतनी आसान हो जाती है कि जहाँ से हम उसको हल जो है उसका शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद हम दूसरा तरीक़ा सिंथेसिस का, जिसको तरकीबी तरीक़ा कहते हैं, यानी जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को आपस में जोड़ना, तो उन छोटे छोटे जो हमने मसाइल जिनको हल कर लिया है उनको आपस में जोड़ के हम अपना जो असली मसला है उसको हल करने के काबिल हो जाते हैं। तो ये तरीक़ा इस तरह से, यानी अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो वो इस तरह से कि फ़र्ज़ करें कि हमें ये प्रूव करना है कि कोई चीज़ x जो है वो मौजूद है किसी जगह के ऊपर, तो हमें ये जो है ये प्रूफ करना है, टू प्रूव कि x है या नहीं है। तहलील ये है कि हम ये सोचते हैं कि x को अगर हम प्रूव करना चाहें तो क्या कोई ऐसी चीज़ है कि जो x से ज़्यादा आसान है, और अगर हम उसे प्रूव कर लें तो हम x को उसके बाद प्रूव कर सकते हैं। तो हम तलाश में जाते हैं किसी ऐसे y के कि जिसकी मौजूदगी में x प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि y जो है वो मौजूद है या नहीं। तो तहलील ये हुई कि हमने x से को प्रूव करने के लिए हम इस नतीजे पहुँचे कि हम x को इसी सूरत में प्रूव कर सकते हैं या साबित कर सकते हैं कि अगर हमें मालूम हो कि y जो है वो मौजूद है तो हम x के बजाय अब y की तलाश में चले जाते हैं। कभी कभार ये भी होता है कि x को प्रूव करने के लिए हम, हो सकता है कि हम कहें हमें y और z दो मुख्तलिफ चीज़ें अगर हम प्रूफ कर दें तो x जो है वो, या तीन मुख्तलिफ चीज़ें अगर हम प्रूफ कर दें। तो तहलील का मतलब ये नहीं है कि एक चीज़ से एक दूसरा, सिर्फ एक ही आप जो है वो छोटा मसला जो है वो उसमें उसको तकसीम करें। हो सकता है कि एक बड़ा मसला उसी वक्त हल हो सके जब बहुत सारे छोटे मसाइल जो हैं वो हल किए जा सकें, और उनको आपस में जब जमा करें तो हम इस नतीजे पहुँचें कि जो हमारा बुनियादी मसला था वो हल हो सकता है। तो बहरहाल सिर्फ यानी आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि एनालिसिस क्या है,
तो x को प्रूव करने के लिए हम पहले देखेंगे कि क्या y को प्रूव किया जा सकता है। तो हमारा जो स्टेप है वो ये होगा कि देखा जाए कि y को किया जा सकता है नहीं। यही तरीका y पे हम इस्तेमाल करेंगे कि अगर हम y को मालूम करना चाहें तो हम हो सकता है कि इस नतीजे पहुँचें कि y उसी सूरत में प्रूव किया जा सकता है कि अगर हमें ये मालूम हो कि z जो है या z जो है वो मौजूद है या नहीं। और ये सिलसिला चलता रहता है हत्ता कि हम एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं, मसलन फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पर z को प्रूव करने के लिए हम इस नतीजे पहुँचे कि अगर हमें u पता हो और हो सकता है कि बीच में और बहुत सारे स्टेप्स भी हों, तो हम बआसानी जो है वो z को प्रूव कर सकते हैं। और जब z को प्रूव कर लेंगे तो हमें मालूम है कि y को प्रूव किया जा सकता है, और y को प्रूव करने के बाद हम इस नतीजे तक पहुँच जाएंगे कि x जो है वो कैसे मुमकिन है। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस का तरीका। यानी एनालिसिस में हम करते हैं कि एक ओरिजिनल प्रॉब्लम से हम जो है उसको ब्रेक करते चले जाते हैं, उसको तकसीम करते चले जाते हैं ऐसे अज्जा के अंदर कि जो ओरिजिनल हमारे पास जो असली प्रॉब्लम है या मसला है उसके मुकाबले में आसान होते हैं, और एक ऐसी जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि जहां पर हमें मालूम है कि जो चीज़ हम तलाश कर रहे हैं वो सामने है हमारे, या हमें सबको मालूम है कि या तो किसी पोस्टुलेट की सूरत में या किसी एक यूनिवर्सल ट्रुथ की सूरत में, और उसके बाद हम वहाँ से दोबारा से बैक ट्रैक करते हैं, यानी पीछे की तरफ दोबारा जाते हैं और एक्स तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एनालिसिस है, ये हमारा एरो जो है ये एनालिसिस के डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है कि एक्स से यू तक, और जो सिंथेसिस है वो सिर्फ इसका यानी मुखालिफ सिमत के अंदर जो है अगर आप चलना शुरू कर दें, अगर आपको यू जो है वो पता चल गया है कि मौजूद है, तो उससे एक प्रूफ कंस्ट्रक्ट करना, उसको आपस में जोड़ते चले जाना और एक ऐसा एक आर्ग्यूमेंट जो है वो बनाना कि क्योंकि हमें मालूम है कि यू मौजूद है इसलिए हम ये साबित कर सकते हैं किसी ज़रिए से, किसी नॉन स्टेटमेंट से या पोस्टुलेट की सूरत से कि z जो है वो सही है, और क्योंकि हमें मालूम है कि z सही है इसलिए हम ये साबित कर सकते हैं किसी पोस्टुलेट के ज़रिए से कि y सही है, और क्योंकि हमें मालूम है कि y सही है इसलिए हम ये साबित कर सकते हैं कि x सही है, और ये हमारा ये जो है ये सिंथेसिस हो जाएगी। तो एनालिसिस जो है उसमें हम तलाश में जाते हैं किसी एक ऐसे नॉन स्टेटमेंट या एक नॉन एंटिटी या एक मालूम की तरफ के जो अगर हमें पता चल जाए तो हमें x के साबित होने में वो मददगार साबित होता है। सिंथेसिस जो है वो सिर्फ उस तरीक़े का नाम है कि जिसमें हम उस मालूम से या उस नॉन से यू से और वापस जो है वो एक्स तक आके और ये साबित कर देते हैं कि जिस चीज़ की हम तलाश में थे वो या तो साबित किया जा सकता है या उसका मुखालिफ जो है उसके अपोजिट जो है वो साबित किया जा सकता है। तो यही स्टेप्स जो हैं वो आपकी बुक के अंदर वो इस शक्ल में मौजूद हैं। इनको आप जो है वो सिर्फ रीड करते चले जाएं। वही चीज़ जो हमने आपको बताई है वो यहाँ पे भी लिखी हुई है, सिर्फ हमने जो है इसलिए कि आपको किताब खोलने की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ सामने जो है आपके सामने वो सारे स्टेप्स लिख दिए हैं कि जो आपकी किताब के अंदर मौजूद है, और इसमें दोनों जो है एनालिसिस और सिंथेसिस का जो तरीका है उसको बयान किया गया। अब जो है हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि हम किस तरह से ये जो मेथड है एनालिसिस और सिंथेसिस का, तहलील और तरकीब का, उसको किसी भी स्टेटमेंट जो ज्योमेट्री के बारे में है उसको साबित करने में, उसको सही साबित करने में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक मिसाल जो है एक स्टेटमेंट की वो मौजूद है। इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इस तरह से है कि बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दो जो एडजेसेंट हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एडजेसेंट को उर्दू में मुत्तसिला ज़ाविये कहा जाता है। तो उर्दू में अगर आप इसे पढ़ें तो इस तरह से कि दो मुत्तसिला सप्लीमेंट्री ज़ावियों के नासिफ हम बाइसेक्टर्स को कहते हैं, आपस में उमूद होते हैं। यानी अगर हम दो सप्लीमेंट्री एंगल्स को लें कि जो एडजेसेंट हैं और उनके अलग अलग जो हैं हम बाइसेक्टर्स जो हैं वो हम उनके ड्रॉ कर लें, तो ये जो बाइसेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज़ का एंगल बना रहे हों। तो चलें हम ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारे पास जो है वो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मसलन एक एंगल हमारा BOC है, दूसरा हमारे पास जो है वो COA है। ये दोनों एंगल्स जो हैं ये एडजेसेंट हैं क्योंकि इनमें एक जो आर्म है या साइड है एंगल की वो दोनों में कॉमन है, और ये सप्लीमेंट्री इसलिए है कि अगर इन दोनों को आप सम करें तो आपको 180 डिग्रीज़ का जो है वो मेजर मिलेगा। यानी इनके मेजर्स को अगर आप सम करें तो आपको 180 डिग्रीज़ मिलेगा। तो इस तरह से ये दोनों जो हैं हमें इस तस्वीर के अंदर हमने दो एडजेसेंट एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स की सूरत में दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है।
अब हम जो है वो बाइसेक्टर्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक हमने बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट किया COA के लिए। बाइसेक्टर आपको मालूम है, बाइसेक्टर का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये जो पुराना वाला COA एंगल जो है, यानी ये बड़ा वाला एंगल जो है, वो फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास उसको हम उसका मेजर जो है उसको x से ज़ाहिर करें, तो ये जो हमने अभी नए दो एंगल्स में इसको ब्रेक कर दिया, एक जो है वो आपका COD है, ये हाफ x के बराबर हो जाएगा, और ये जो दूसरा एंगल है DOA, ये भी हाफ ऑफ x के बराबर होगा। ये हमारी डेफिनेशन से हमें मालूम है कि बाइसेक्टर का मतलब ये है कि एक ऐसी हम ख़त जो है एक शोआब रादर इसको रे कहते हैं आप इंग्लिश के अंदर, उसको हम इस तरह से ड्रॉ करें एंगल की वर्टेक्स के साथ कि जो उस एंगल को दो इक्वल जो है एंगल्स के अंदर डिवाइड कर दे। इसी तरह से दूसरा बाइसेक्टर जो है वो हमने BOC के लिए हमने जो है वो यहाँ पर OE की सूरत के अंदर जो है ड्रॉ कर ली, और अगेन क्योंकि ये बाइसेक्टर है इसलिए हमारे पास ये जो एंगल BOE है ये और EOC जो हैं ये दोनों के दोनों जो हैं ये बराबर होंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास ओरिजिनल पुराना वाला एंगल था BOC उसका हाफ जो है मेजर जो है वो इन दोनों एंगल्स की होगी। अब ये हमने OD और OE आपको दिखा दिए कि ये बाइसेक्टर्स हैं। हमें प्रूव ये करना है कि ये जो दो बाइसेक्टर्स अभी हमने ड्रॉ किए हैं OD और OE वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से। ये जो हम बीच में सिंबल यूज़ करते हैं ये उल्टा T जो है, इसका मतलब ये है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि OD और OE जो दो रेज हैं ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्रीज का एंगल बनाती हैं। तो चलें इसको प्रूव करते हैं। इसको हम प्रूफ जो है वो मेथड ऑफ एनालिसिस से शुरू करते हैं। मसलन कि हमें ये मालूम करना है, यानी जो हमारे पास स्टेटमेंट है या जो मसला है वो ये है कि हमें ये मालूम करना है कि OE और OD जो हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाते हैं या नहीं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया अपने मसले को। मसला जो है हमारा या स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से है कि OD परपेंडिकुलर OE के। हम इस चीज़ को उसी सूरत में साबित कर सकते हैं अगर हम ये किसी तरह से मेजर कर लें कि जो एंगल EOD है, ये मसलन EOD कौन सा हुआ, EO और D, इसको हम चाहें तो इस पर हम 90 डिग्रीज़ का जो सिंबल है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम इसी सूरत में साबित कर सकते हैं अगर हम ये दिखा सकें किसी तरह से कि मेजर ऑफ EOD जो है वो 90 डिग्रीज़ के बराबर। तो ओरिजिनल हमारा प्रॉब्लम जो था वो ये था, उसको हमने तहलील करके या उसकी एनालिसिस करके हम इस नतीजे पहुँचे कि ये इसी सूरत में साबित हो सकता है कि अगर हम ये दूसरा स्टेटमेंट जो है मेजर ऑफ EOD जो है उसको 90 डिग्रीज़ के बराबर प्रूफ कर दें। अच्छा, अब आगे चलते हमें जो है अब ये दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट हो गया जिसे हमें प्रूफ करना है कि मेजर ऑफ EOD जो है वो 90 डिग्रीज़ के बराबर है। ये हम उसी सूरत में प्रूफ कर सकते हैं कि अगर हम ये किसी तरह से साबित कर दें कि हमारे पास जो ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं, एक जो है वो EOC और दूसरा COD जो है, इनको अगर हम सम करें तो ये 90 डिग्रीज़ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये मेजर ऑफ EOD 90 डिग्रीज़ उसी सूरत में है कि जब ये जो दो एंगल्स यहाँ पर हैं इनका सम जो है वो 90 डिग्रीज़ के बराबर हो। तो हमने ये दूसरा स्टेटमेंट लिख लिया कि मेजर ऑफ COD प्लस मेजर ऑफ एंगल EOC जो है वो 90 डिग्रीज़ के बराबर हो। अब हम ये देखेंगे कि जो तीसरा स्टेटमेंट हमारे सामने है इसको हम प्रूफ कर सकते हैं या नहीं। उसको करने के लिए हम जो हमारे पास कुछ चीज़ें जो हमें पहले से मालूम है उनकी तरफ देखते हैं। हमें मालूम है कि मेजर ऑफ AOC और BOC जो है वो 180 डिग्रीज़ के बराबर। ये हमें कहाँ से पता है? ये हमें इस तरह से मालूम है कि ये दोनों एंगल्स हमें मालूम है कि सप्लीमेंट्री हैं। तो ये जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन थी कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, उसको हम इस सूरत में लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ AOC जो है वो हमारे पास, चाहें तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। AOC जो है वो हमारा ये वाला एंगल है, और मेजर ऑफ BOC जो है या BOC एंगल जो है वो हमारे पास ये वाला एंगल है। इसके हम दो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये ठीक है। तो इन दोनों का सम हमें मालूम है कि 180 डिग्रीज़ के बराबर है। अच्छा, अगर हम जो है ये जो हमारे पास ये इक्वेशन हमने लिखी है यहाँ पर कि जो हमें
पहले से मालूम है, इसको हम 2 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो हमें एक इक्वेशन ये वाली मिल जाएगी, यानी हमने सिर्फ 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। अब हाफ ऑफ AOC जो है, AOC कौन सा एंगल है, AOC हमारा इस तरफ वाला एंगल है, और BOC जो है वो हमारा ये उल्टे हाथ वाला एंगल है। तो हाफ ऑफ AOC प्लस हाफ ऑफ BOC जो है वो 90 डिग्रीज के बराबर हो गया, सिर्फ 2 से डिवाइड किया हमने। अब हमें ये देखना है कि ये हाफ ऑफ AOC जो है वो क्या चीज़ है। हमें ये मालूम है कि अगर हम AOC जो है इस एंगल को देखें, AOC, हमें ये भी मालूम है कि OD जो है ये एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये है कि इसके जो हमने अंदर वाले जो एंगल हमने अभी बनाए हैं ये आधे हैं उस एंगल के जो AOC है। तो इसको हम COD को, जो उनमें से एक एंगल है, COD कौन सा वाला एंगल है, COD एंगल है ये वाला, यहाँ पर ये वाला एंगल है, ठीक है जी। तो ये जो COD है ये हाफ है इस वाले एंगल के, क्योंकि ये बाइसेक्टर की डेफिनेशन से हमें पता है। तो हम COD को जो है हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल AOC करके लिख सकते हैं। इसी तरह से हम EOC जो है ये दूसरा वाला, इसको हाफ ऑफ BOC करके लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी बाइसेक्टर है, OE बाइसेक्ट करता है इस एंगल को। तो हमने मेजर ऑफ COD को हम हाफ ऑफ AOC करके लिख लिया हमने, मेजर ऑफ EOC जो है उसको हाफ ऑफ मेजर ऑफ BOC करके लिख लिया। ये बाइसेक्टर की उससे जो है कंस्ट्रक्शन से हमें मालूम है। अब अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि हम तलाश किसकी थे, हम ये तलाश करना चाह रहे थे कि हम क्या AOC, बल्कि नहीं, हम ये मालूम करना चाह रहे थे कि अगर हम इस चीज़ को किस तरह से साबित कर दें तो हम बासानी सिंथेसिस के ज़रिए से ये साबित कर सकते हैं कि OD जो है वो परपेंडिकुलर है OE के। COD प्लस मेजर ऑफ EOC 90 डिग्रीज के बराबर है। COD जो है वो हमें हाफ ऑफ AOC पता चल गया, EOC जो है वो हमें हाफ ऑफ BOC पता चल गया, और फिर हमारे पास ये एक इक्वेशन है जो हमारे जो पहले से हमें चीज़ें मालूम है उससे हमने कैलकुलेट किया कि जिसमें हमें बताया गया है कि हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल AOC जो है प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल BOC जो है 90 डिग्रीज के बराबर है। यही मेजर ऑफ COD जो है हम इस जगह पे इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हाफ ऑफ AOC के बराबर है। इसी तरह से ये जो हमारे पास मेजर ऑफ EOC है इसको हम इस जगह के ऊपर इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हाफ ऑफ मेजर BOC के बराबर है। ये जब हम काम करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, मेजर ऑफ COD प्लस मेजर ऑफ EOC बराबर हो गया 90 डिग्रीज। इसको आप देखें, कंपेयर करें, ये वही चीज़ है कि जो हम जिसकी तलाश में निकले थे, ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, और इस तरह से हमने जो हमारा ये स्टेटमेंट था वो हमने प्रूव कर दिया कि ये ऐसा मुमकिन है। अब हमें सिर्फ सिंथेसिस में क्या करना है कि हमने कहा कि जब मेजर ऑफ COD प्लस मेजर ऑफ EOC 90 डिग्रीज है, इसका मतलब है कि जो EOD जो सम है इन दोनों एंगल्स का वो भी 90 डिग्रीज के बराबर हो गया। जब ये सम हो गया 90 डिग्रीज का तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके जो दो आर्म्स हैं इस एंगल के या जाविये के, वो आपस में एक दूसरे से 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं, क्योंकि 90 डिग्रीज का एंगल बनाने वाले हैं आर्म्स को हम एक दूसरे के लिए कहते हैं कि वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। तो इस तरह से ये हमने एनालिसिस का मेथड यूज़ किया इसको प्रूव करने के लिए, और हम जो है सिंथेसिस से बस रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं पीछे की तरफ और ये कंप्लीट कर देते हैं अपने प्रूफ को कि इस तरह से ये चीज़ साबित की जा सकती है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। ये आपकी बुक के अंदर जो है वो इस तरह से ये प्रूफ जो है वो दिया हुआ है। इसमें एक टेबल की सूरत में स्टेटमेंट्स जो हैं वो सीधे हाथ के ऊपर, सो हर एक स्टेटमेंट के साथ आगे उसका रीज़न दिया हुआ है। आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है ये जो स्टेप्स हैं इनको गौर से देखें, और जब भी आप प्रूफ करें तो कोशिश करें कि यही मेथड के जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 करके और सामने उसके रीजंस दिए, इसी को फॉलो करें। हम आपको मेमोराइज करने या कॉपी करने के लिए नहीं कह रहे हैं, यानी सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये एक अच्छा तरीका है सिस्टमेटिकली 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स, और उसके सामने जो है हर स्टेटमेंट, हर लाइन जो आपने लिखी है उसको क्यों लिखा है आपने, उसका एक रीज़न जो है वो सामने लिखते चले जाएँ। और QED का मतलब ये कि इस तरह से आपने इस प्रूफ को जो है वो कंप्लीट कर